हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। मैं हूँ रेणु चौधरी। जैसा कि आप जानते हो बेटे, मैं क्लास 12th को मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ। ठीक है। और हमने चैप्टर शुरू कर रखा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स भी कर चुके हैं, हम इसमें इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कर चुके हैं। ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। देखिए बेटे, अगर हम मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम इकोनॉमी एज अ होल के रूप में देखें, तो हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। कितने सेक्टर होते हैं? 4 सेक्टर। ठीक है। और उनको डीपली स्टडी करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमें इकोनॉमी के सेक्टर का पता नहीं चलेगा, तब तक हम इकोनॉमी को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। हमें पता ही लग पाएगा कि हमारी इकोनॉमी का नेचर क्या है। ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी में रिसेशन है या डिप्रेशन है, ये सब कुछ हमें पता नहीं लगेगा। तो आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी बच्चों से बेटे एक विनती करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बेटे मुझे मोटिवेट करता है कि मैं कुछ करूं। ठीक है। प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कीजिए। ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर आपको समझ आता है, तब जरूर बेटे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे लिए पढ़ना। ठीक है। इकोनॉमी की स्टडी करने किए बिना हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी कंट्री का लेवल क्या है, हमारी जीडीपी कितनी है। ठीक है। हमारी पोजीशन क्या है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम मतलब व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ आवर कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। तो देखिए, हमारी इकोनॉमी के 4 सेक्टर होते हैं। नंबर 1 होता है बेटे हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है। नंबर 2 होता है प्रोड्यूसर सेक्टर। नंबर 3 होता है गवर्नमेंट सेक्टर एंड नंबर 4 होता है द एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है। क्या समझे? देयर आर 4 सेक्टर इन आर इकोनॉमी। नंबर 1 गवर्नमेंट सेक्टर, नंबर 2 हाउस होल्ड सेक्टर, नंबर 3 प्रोड्यूसर सेक्टर एंड नंबर 4 द एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है। तो इन सेक्टर को, चारों सेक्टर को हम अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे। तो देखिए बेटे, सबसे पहले हम करेंगे हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है। क्या करेंगे? हाउस होल्ड सेक्टर। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में वैसे हम क्लियर कर चुके हैं बेटे, ये हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है। लेकिन फिर भी देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है बेटे, ये गुड्स एंड सर्विसेज के कंज्यूमर होते हैं। ठीक है। जो प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है ना, ठीक है, तो ये उनको कंज्यूम करते हैं, इनको खरीदते हैं। देखिए, अगर हाउस होल्ड सेक्टर ना नहीं होगा ना बेटे, तो प्रोड्यूसर सेक्टर भी नहीं होगा। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? चीजों को बनाता है, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हमें गुड्स प्रोवाइड करता है, जिससे हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। लेकिन अगर कंज्यूमर ही नहीं होगा, तो उन गुड्स को कौन खरीदेगा? ठीक है। तो कंज्यूमर क्या होता है? जो प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं ना, उनका कंज्यूमर होता है हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है। और एक हाउस होल्ड सेक्टर जो है, ये ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मालिक भी होता है, ओनर होता है। ठीक है। जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो जो फैक्टर यूज होते हैं, उनके ओनर भी हाउस होल्ड होते हैं। जैसे आप देख लीजिए, मैं हूं, एग्जाम्पल से देखते हैं। मैं एक कंज्यूमर हूँ। ठीक है। मतलब मैं किस में आऊंगी? हाउस होल्ड सेक्टर में आऊंगी। अब देखिए बेटे, मेरे पास मनी है। ठीक है। मैंने उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे दिया। ठीक है। किसको दिया? प्रोड्यूसर को दिया, ताकि वो अपने लिए प्रोडक्शन कर सके, मतलब हमारे लिए प्रोडक्शन कर सके, अपनी कंपनी बना सके। उसे मनी की जरूरत पड़ेगी ना, मैंने मनी दे दिया। वो फैक्टर क्या है? मनी। फैक्टर क्या है? मनी। ठीक है। और किस पे दिया मैंने? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है। और इससे इनकम क्या होगी मुझे? इनकम क्या होगी मुझे? रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। अब दूसरा देख लिए, मेरे पास बिल्डिंग है। ठीक है। अच्छी बिल्डिंग है मेरे पास और मैं उस बिल्डिंग की मालिक हूँ। ठीक है। मैंने वो भी रेंट पे दे दिया, और एक प्रोड्यूसर ने वहां पे अपने प्रोडक्शन के लिए कुछ स्टेब्लिश कर लिया। ठीक है। तो मुझे उसका क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। ठीक है। मैंने वो रेंट पे दिया प्रोड्यूसर को। ठीक है। तो मैं उसकी मालिक हूँ। ये जो हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है ना, ये फैक्टर्स का ओनर होता है। ठीक है। और फैक्टर किसके? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के काम में यूज किए जाते हैं, जो फैक्टर होते हैं, उनका मालिक कौन होता है? हाउस होल्ड सेक्टर। तो समझ आया हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? नंबर 1 तो बेटे, हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज का कंज्यूमर होता है। ठीक है। उनको खरीदता है, किस लिए? अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। नंबर 2, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो प्रोडक्शन के काम में यूज किए जाते हैं, जो फैक्टर, उनका ये मालिक होता है। समझ में आया हाउस होल्ड सेक्टर? कोई डाउट तो नहीं है बेटे? आगे चले, आगे देखिए।
तो देखिए बेटे सेकंड नंबर पे हमारा आता है प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, ये प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रोड्यूस बनाना, किसी चीज को तैयार करने वाला सेक्टर। ठीक है, इकोनॉमी में जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट होंगी ना बेटे, वो इस प्रोड्यूसर सेक्टर में ऐड कर दी जाएंगी। ठीक है, इसमें इंक्लूड कर दी जाएंगी। तो ये किससे रिलेटेड है, प्रोड्यूसिंग यूनिट से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए अब ये जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, ये किससे अपने यूनिट्स को बनाएगा, फैक्टर से बनाएगा। ठीक है, जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, इन चीजों की जरूरत पड़ेगी प्रोड्यूसर सेक्टर को, तो वो कहाँ से लेगा इन चीजों को, या तो हायर करेगा या परचेज करेगा। ठीक है, और कहाँ से, हाउस होल्ड सेक्टर से। ठीक है, तो प्रोड्यूसर सेक्टर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर सेक्टर नहीं होगा तो हाउस होल्ड सेक्टर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, कुछ बनाएगा ही नहीं, तो ये हाउस होल्ड सेक्टर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कैसे करेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट हाउस होल्ड सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। ठीक है, आर डिपेंडेंट विद ईच अदर, एक दूसरे के डिपेंडेंट, अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, और ये अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करने के लिए। ठीक है, प्रोड्यूसर तो यही चाहेगा ना कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाए। ठीक, उसे सोशल वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ उसका एक ही एम्बिशन होता है कि कैसे मैं अपने वेलफेयर मतलब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करूं। ठीक है, लेकिन हाउस होल्ड सेक्टर क्या सोचता है कि मैं अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करूं। समझ आया यहाँ तक, आगे देखिए। अब देखिए बेटे नंबर 3 आता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। ठीक है, अब गवर्नमेंट सेक्टर को बेटे हम दो तरह से ले सकते हैं। एक तो हम इसे एक वेलफेयर एजेंसी के रूप में ले सकते हैं, और एक हम इसे प्रोड्यूसर सेक्टर के रूप में भी ले सकते हैं, एज ए प्रोड्यूसर। ठीक है, वो कैसे, देखिए गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है वो बेटे उसको हम वेलफेयर एजेंसी के रूप में कैसे ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे नोबल काम भी करने होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है सोशल वेलफेयर। ये प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देगा। ठीक है, ये चाहेगा कि कैसे मेरी कंट्री में लोगों का वेलफेयर ज्यादा से ज्यादा हो। अब आप देख लीजिए, एक गवर्नमेंट स्कूल है। ठीक है, गवर्नमेंट उस पर कितना खर्चा करती है बेटे, प्रिंसिपल भी रखेगी, टीचर्स और प्रिंसिपल की सैलरी कितनी होती है। ठीक है, फिर वहां बिल्डिंग भी बनाएगी, और बच्चे वहां पे कितने आते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े। ठीक है, लेकिन क्या गवर्नमेंट सेक्टर स्कूल बनाना बंद कर देगी, नहीं। प्राइवेट सेक्टर में वही तो पढ़ा पाएंगे ना अपने बच्चों को जिनके पास अच्छी इनकम है, लेकिन जो गरीब है वो तो नहीं पढ़ा पाएंगे, तो वो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये क्या वहां पे इतना पैसा इन्वेस्ट करके गवर्नमेंट को कोई इनकम होती है, नहीं होती। वहां पे गवर्नमेंट का सिर्फ जो उद्देश्य होता है बेटे वो यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे जो कंट्री में जो लोग हैं, ठीक है, जो पीपल है उनका वेलफेयर अधिक से अधिक हो। ऐसे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल देख लीजिए। ठीक है, और बहुत सारे चैरिटी के भी काम करती है हमारी गवर्नमेंट। तो मतलब गवर्नमेंट क्या सोचती है कि हमारा वेलफेयर ज्यादा से ज्यादा हो। और प्रोड्यूसर कैसे ले सकते हैं, ये चीजों को बनाती भी है। जैसे आपका आर्मी है, ठीक है, सोल्जर्स है, उनके लिए भी ये बहुत सारी चीजों को, डिफेंस की चीजों को भी बनाती है, प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो हम गवर्नमेंट सेक्टर को बेटे एज अ वेलफेयर एजेंसी के भी रूप में ले सकते हैं, और एज अ प्रोड्यूसर के रूप में भी ले सकते हैं। ठीक है, ये चीजों को बनाता भी है और लोगों के वेलफेयर को भी मैक्सिमाइज करता है। समझ में आया गवर्नमेंट सेक्टर। और एक बात और जान लीजिए बेटे, गवर्नमेंट सेक्टर भी हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर के डिपेंडेंट है। ठीक है, समझ आया, आगे देखिए। अब देखिए बेटे नंबर 4 पे आता है हमारा द एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर के नाम से ही पता चलता है, हमारा एक्सटर्नल सेक्टर में बेटे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी ऐड कर देते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ आवर कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे देश की कंडीशन क्या है अन्य देशों में। ठीक है, देखिए बेटे ये जो है, एक तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की स्टडी करेगा। ठीक है, और उसी से पता चलेगा कि हमारा बीओपी कितना है। ठीक है, बीओपी हमारा बैलेंस में है, इन बैलेंस में है, वो कौन बताएगा, एक्सटर्नल सेक्टर बताएगा। और एक चीज देखिए बेटे, ये जो एक्सटर्नल सेक्टर है ना, ये हमारी कंट्री में कैपिटल फ्लो को भी बताता है। ठीक है, हमारी कंट्री, डोमेस्टिक कंट्री में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में के बीच में जो कैपिटल फ्लो होता है ना, उसकी भी स्टडी करता है। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, उससे कैपिटल फ्लो ही तो होगा ना। ठीक है, उसकी भी स्टडी करता है।
तो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए उसका एक्सटर्नल सेक्टर भी बहुत जरूरी है। और क्या आप माइंड लगाइए, क्या एक्सटर्नल सेक्टर बेटे हाउस होल्ड सेक्टर के बिना काम कर सकता है? प्रोड्यूसर सेक्टर के बिना काम कर सकता है? गवर्नमेंट सेक्टर के बिना काम कर सकता है? आप मुझे ये इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइए। क्या एक्सटर्नल सेक्टर विदाउट हाउस होल्ड सेक्टर, विदाउट प्रोड्यूसर सेक्टर एंड विदाउट गवर्नमेंट सेक्टर के काम कर सकता है या नहीं? बताओगे ना? मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये था बेटे हमारा आज का टॉपिक। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ आपको। टुडे आवर टॉपिक इज 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी के 4 सेक्टर होते हैं बेटे। अगर हम एज अ पॉइंट ऑफ व्यू मैक्रो इकोनॉमिक्स के देखें, एज अ पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमी एज अ होल के देखें, ठीक है। और चारों के चारों सेक्टर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के बिना वर्क नहीं कर सकते। कौन कौन से हैं वो सेक्टर? नंबर 1 आता है बेटे हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज के जो कंज्यूमर होते हैं वो इसमें ऐड होते हैं, ठीक है। नंबर 2 आता है, और ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के भी ओनर होते हैं, ठीक है। नंबर 2 बेटे आता है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है इकोनॉमी में, क्योंकि ये जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है ना इकोनॉमी में, वो सारी की सारी प्रोड्यूसर सेक्टर में मिला दी जाती है, ठीक है। और ये जो प्रोड्यूसर सेक्टर है ना बेटे, ये भी अपने फैक्टर ऑफ फैक्टर्स को हाउस होल्ड सेक्टर से या तो परचेज कर लेता है या बेटे हायर कर लेता है। समझ में आया? आगे देखिए बेटे गवर्नमेंट सेक्टर के, गवर्नमेंट सेक्टर को हम एज अ इकोनॉमी मतलब वेलफेयर एजेंसी के रूप में भी देख सकते हैं, और हम गवर्नमेंट सेक्टर को एज अ प्रोड्यूसर भी देख सकते हैं, क्योंकि दोनों तरह से काम करता है। लोगों के वेलफेयर को भी इंक्रीज करता है और हमारे वेलफेयर को भी बढ़ाता है। और बेटे सेकंड क्या करता है, ये एज अ प्रोड्यूसर भी काम करता है, ठीक है। फिर आता है बेटे हमारा एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर में हम हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी ऐड हो जाता है। समझ में आया ना? एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा एक्सटर्नल सेक्टर में ऐड हो जाता है, और ये बताता है कि हमारी पोजीशन क्या है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अनदर देश के साथ हमारी कंडीशन क्या है। समझ में आया बेटे आपको ये चारों के चारों सेक्टर? ठीक है। एक बार वीडियो देखने के बाद बुक में देख के जरूर इसे अच्छे से स्टडी करना, हर टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर तब भी आपको टॉपिक क्लियर नहीं होता, प्लीज बेटे मुझे कमेंट करके बताया करो, मैं आपकी हेल्प करूंगी और इससे भी इजी से इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी, कि मेरा मोटिव ही है कि एजुकेशन को मैं आपके लिए बिल्कुल इजी बना दो, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू राइट एंड इजी टू रीड, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो बेटे, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।